तो मूवी की शुरुआत होती है ईथन हंट से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट एरिका से एक मैसेज सुन रहा होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट ईथन को उसके अब तक के मिशंस के लिए थैंक यू बोलती है और इसी बीच हमें ये पता चलता है कि एंटिटी अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना चुकी है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया मैनिपुलेशन का यूज करके से बहुत सारे कंट्रीज और उनमें रहने वाले लोगों के बीच टेंस माहौल क्रिएट हो चुका है, जिस वजह से लोग अब दो ग्रुप में बढ़ चुके थे, एक जो एंटिटी को पसंद करते हैं और दूसरा जो इस एआई के खिलाफ है। और अब ईथन को सामने एंटिटी को रोकने का खाली एक ही जरिया था कि किसी तरीके से उसके सोर्स कोड को ढूंढ के उसे डिलीट या फिर मॉडिफाई किया जाए, मगर कैसे ये तो केवल गैब्रियल ही जानता है। ईथन के पास भले ही एंटिटी तक जाने वाले रास्ते की थी, मगर वो आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि एंटिटी के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग आईएमएफ के अंदर भी, जिस वजह से आईएमएफ अब उस की के लिए सेफ नहीं है। तो प्रेसिडेंट एरिका ईथन से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम वो कीज आईएमएफ को वापस लौटा दो, इसके साथ ही अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद ईथन बेंची के साथ लूथर से मिलने जाता है, क्योंकि लूथर इस वक्त तक काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। और लूथर के पास पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि लूथर एक डिवाइस बना रहा था और उसी डिवाइस की मदद से एंटिटी को रोका जा सकता था, और इस डिवाइस को लूथर ने नाम दिया था द पॉइजन पिल। जिसके बाद ईथन का प्लान होता है किसी तरीके से गैब्रियल को ढूंढ के एंटिटी तक पहुंचना। इसके बाद कहानी सबके होती है पेरिस के कैरेक्टर पे, उसे जैस्पर और आईएमएफ के बाकी एजेंट लेकर जा रहे थे, और तभी हम देखते हैं कि पीछे के दो सोल्जर्स सामने चल रहे जैस्पर और पेरिस पे अटैक कर देते हैं, और इस अटैक में जैस्पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद पेरिस भी अपने सेल्फ डिफेंस में उन सोल्जर्स को मारने लग जाती है। तभी पेरिस रियलाइज करती है कि उसे यहाँ पे बचाने के लिए ईथन हंट आया हुआ है। जिसके बाद वहाँ पे खड़े आईएमएफ के एजेंट मॉरिस और पेरिस एक दूसरे पे गन तान देते हैं। वो तो भला ईथन का जो कि बीच में आके उन दोनों को किसी तरीके से मना लेता है। तो यहाँ पर गैब्रियल को एंटिटी का साथ था, जिस वजह से उसे सैटेलाइट और अदर टेक्नोलॉजीज का यूज करके ढूंढना तो नामुमकिन था, जिस वजह से ईथन यहाँ पे पेरिस को छुड़ाने आया था, जिससे वो पेरिस से कुछ न कुछ जानकारी गैब्रियल के बारे में इकट्ठा कर सके। और होता ठीक ऐसा ही है। पेरिस से मिले इन्फॉर्मेशन की मदद से ईथन गैब्रियल को पकड़ने के लिए एक पार्टी में चला जाता है, मगर तभी पार्टी में मौजूद दो एजेंट्स ईथन को पहचान लेते हैं, और इससे पहले कि वो अपने हायर अथॉरिटीज तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाते, ग्रेस वहाँ पे आके उनका रेडियो ही चुरा लेती है। जिसके बाद ईथन और ग्रेस गन के सहारे उन दोनों एजेंट को बाथरूम में ले जाके बेहोश कर देते हैं, और इससे पहले कि ईथन और ग्रेस वहाँ से बाहर निकलते, गैब्रियल के लोग वहाँ पे आके ईथन और ग्रेस को बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ गैब्रियल के पास लेके चले जाते हैं। और जब उन दोनों को होश आता है, तब वो दोनों अपने सामने गैब्रियल को पाते हैं। जिसके बाद गैब्रियल ग्रेस से कहने लग जाता है कि तुम्हें शायद ये नहीं पता होगा कि मिस्टर ईथन हंट के पहले भी एक बीवी रह चुकी है, जिसका नाम जूलिया था, और उसे बचाने के लिए मिस्टर ईथन हंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन से रैबिट फुट नाम का एक खतरनाक वायरस कोड चुराया था, और उसे मलेशियस कोड के थ्रू इस एंटिटी को बनाया गया है। और ये वाली स्टोरी हमने मिशन इम्पॉसिबल 3 में देख ही रखी है। हालांकि उस समय हमें ये नहीं पता था कि आगे चल के हमें उसी से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनता हुआ दिखाई देगा। जिसके बाद गैब्रियल सीधे पॉइंट पे आता है और ईथन से वो की डिमांड करता है। तभी ग्रेस गैब्रियल को चिढ़ाते हुए कहती है कि एंटिटी ने तुम्हें ट्रेन से की लाने का मिशन दिया था, मगर तुमने उसे पूरी तरीके से फेल कर दिया। तो अब ऐसा हो सकता है कि एंटिटी ने तुम्हारे साथ काम करना बंद कर दिया हो। जिस पर गैब्रियल भी अच्छे से जानता था कि इसकी बात में तो दम है। गैब्रियल आगे कहता है कि मुझे पता है तुम लोग एक रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल को ढूंढ रहे हो, जो कि मैसिव ओशन के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है। उसी वक्त ईथन को याद आता है कि उसे एक बार बेंजी और लूथर ने बताया था कि एंटिटी का सोर्स कोड सेवास्टोपोल नाम की एक रशियन सबमरीन के अंदर रखा गया है। इसके साथ ही उस सबमरीन के अंदर एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जिसकी मदद से वो सबमरीन पूरी दुनिया से अपनी पहचान छुपा सकती थी, और दुनिया के लोग पूरी तरीके से उस डिवाइस से अनजान थे। और यहीं पे हमें बताया जाता है कि उस सबमरीन के ब्लास्ट होने के बाद जैसे सबमरीन में मौजूद वो ऑफिसर जिनके पास की थी, जैसे ही ऊपर की तरफ फ्लोट होके आए, वो कीज वहाँ पे मौजूद कुछ फिशरमैन्स को मिली। इसी बीच गैब्रियल ईथन से कहता है कि तुम मेरे लिए उस सबमरीन को ढूंढोगे, वरना मैं ग्रेस का काम तमाम कर दूंगा। मगर ईथन हंट ऐसे खोखली धमकी से डरने वाला नहीं था। वो ऐसा नाटक करता है कि उसके मुंह के अंदर एक साइनाइड पिल है, जिसे अगर वो चबा ले तो अगले 1 मिनट में उसकी जान चली जाएगी। और ईथन ऐसा ही करता है, वो उस पिल को चबा लेता है, जिस वजह से गैब्रियल और उसकी मेडिकल टीम जैसे ही ईथन को फ्री करती है, ईथन उन सब पे अटैक करके ग्रेस को भी छुड़ा लेता है। तो इस मौके का फायदा उठा के गैब्रियल वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद ईथन की पूरी टीम वहाँ पे असेंबल हो जाती है, और थोड़ी सी छानबीन करने के बाद उन्हें ठीक वही बॉक्स मिलता है जिसे हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। तो उस बॉक्स के बारे में पेरिस ईथन को बताती है कि उसी बॉक्स के थ्रू गैब्रियल एंटिटी से बात करता है, और तब ईथन डिसाइड करता है कि वो भी इस बॉक्स के अंदर जाके एंटिटी से बात करेगा। जिसके बाद ईथन और एंटिटी की एक तगड़ी कन्वर्सेशन हमें दिखाई जाती है, जिस पर एंटिटी ईथन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे हर सवालों के जवाब है। जिसके बाद एंटिटी ईथन को साउथ अफ्रीका के एक बेस के फोटो दिखाती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कहाँ पे है, और तब ईथन एंटिटी की बात को मानने से इनकार कर देता है। मगर एंटिटी इसको अपोज करती है। ईथन
ईथन को शॉक देके और उसके सोर्स कोड को किसी भी तरीके से वहाँ पे पहुंचाने के लिए कहा। इसके अलावा ईथन वहाँ तक कैसे पहुंचेगा, साथ ही साथ कैसे अपने काम को एग्जीक्यूट करेगा, इस मिशन का लाइव एग्जांपल एंटिटी ईथन को दिखा देती है। मगर ईथन एंटिटी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम बिल्कुल नहीं करूंगा। जिसके बाद एंटिटी ईथन को बताती है कि गैब्रियल लूथर को मारने के लिए उनके सीक्रेट बेस पे गया हुआ है। इसके साथ ही एंटिटी अपने फाइनल प्लान के बारे में बताती है कि वो सारे देशों के न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस लेके इस पूरे अर्थ को ही खत्म कर देगी। तो ये सारी ट्रॉमेटिक चीजें देखने के बाद ईथन फौरन उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। तो अब ईथन जल्द से जल्द अपने दोस्त लूथर को बचाने के लिए जाना चाहता था, जिस वजह से वो अपने बाकी टीम मेंबर्स को नॉर्थ भेज देता है सेवास्टोपोल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। इसके साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि जैसे ही तुम्हें सेवास्टोपोल की एग्जैक्ट लोकेशन मिलती है, तुम्हें रेडियो से उसके कोऑर्डिनेट्स ब्रॉडकास्ट करने होंगे। इधर हम देखते हैं कि लूथर का इलाज एक नर्स कर रही होती है, तो वो नर्स को मार के लूथर को किडनैप करके एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे लूथर की आंख जैसे ही खुलती है, वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े बॉम्ब को पाता है। और इतना ही नहीं, उस बॉम्ब में 10 मिनट का टाइमर भी चल रहा होता है। इसके साथ ही गैब्रियल लूथर के बनाए हुए वो डिवाइस पॉइजन पिल लेके चला जाता है। तो ईथन जैसे ही अपने दोस्त लूथर के पास पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि उसका दोस्त लूथर एक बॉम्ब के साथ कैद हो चुका है। तब ईथन लूथर से कहता है कि तुम इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर सकते हो, मगर लूथर का कहना होता है कि मैं इसे डिफ्यूज तो नहीं कर सकता, मगर इसके इंटेंसिटी को कम जरूर कर सकता हूँ, जिससे शहर तो बच जाएगा मगर शायद मैं ना बच पाऊँ। लूथर आगे कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह न करके फौरन गैब्रियल के पीछे जाके उसे पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजन पिल लेके वहाँ से निकल गया है। और पॉइजन पिल एकमात्र ऐसी डिवाइस है जिससे एंटिटी को रोका जा सकता है। अब ईथन अच्छी तरीके से समझ गया था कि गैब्रियल लूथर को खाली इसीलिए मारना चाहता है क्योंकि लूथर ही वो ऐसा शख्स है जो कि इस पॉइजन पिल डिवाइस को वापस से बना सकता है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ईथन को वहाँ से भागना पड़ता है और तभी हम देखते हैं कि वो बॉम्ब भी फट जाता है। इसी के साथ ही लूथर का कैरेक्टर यहाँ पे मारा जाता है। तो ईथन जैसे उस बिल्डिंग से बाहर आता है, वो पूरी तरीके से टूट चुका था, जिस वजह से वो वहाँ पे आई पुलिस के सामने ही सरेंडर कर देता है। जिसके बाद फ्लाइट में जैसे ही जैस्पर ईथन को लेके जा रहा होता है, तभी ईथन अचानक से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं न कहीं पहचानता हूँ, तुम जिम के बेटे हो। और इस जिम के कैरेक्टर को हमने मिशन इम्पॉसिबल 1 में ईथन के बॉस के रोल में देखा था, जिसने आगे चल के अपनी ही टीम को धोखा दिया, जिस वजह से ईथन हंट को ना चाहते हुए भी जिम को मारना पड़ा था। और तब से लेकर अब तक जैस्पर इसी बात को लेके ईथन को हेट करता है। जिसके बाद ईथन को IMF के बेस पे लाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे हायर अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स मौजूद होते हैं। और गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एंटिटी ने बहुत सारे कंट्रीज की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अपने अंडर ले लिया है, जिसमें इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इंडिया भी शामिल है। और धीरे धीरे फ्रांस का भी न्यूक्लियर फैसिलिटी एंटिटी के कब्जे में जा रहा था। तो पूरी दुनिया में केवल 4 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो कि एंटिटी के प्रकोप से अभी तक बची हुई थी, जिसमें इंग्लैंड, रशिया, चीन और अमेरिका थी। जिसके बाद ईथन को सारे हायर ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है। और तभी अमेरिका की प्रेसिडेंट एरिका वहाँ पे आती है और वो ईथन से पूछती है कि आखिरकार अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर ईथन तो साफ साफ कह देता है कि मुझे एक हेलिकॉप्टर के साथ साथ एक ऐसा सबमरीन चाहिए जो कि रशियन बॉर्डर के काफी करीब हो। जिसके बाद ईथन की बात सुनते सारे हायर ऑफिसर्स वहाँ पे हंसने लग जाते हैं, मगर ईथन उनसे कहता है कि मैं उस सबमरीन के सारे किसी तरीके से उस रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल तक जाके एंटिटी का सोर्स कोड लेके उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वहीं पे हमें 3 दिनों का एक काउंटडाउन देखने को मिलता है, जो कि एस्टिमेटेड टाइम था एंटिटी के दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अपने कब्जे में लेने का। ईथन यहाँ पे पूरी तरीके से श्योर होता है कि जब तक एंटिटी के हाथों में सारे देशों के न्यूक्लियर फैसिलिटीज नहीं लग जाती, तब तक वो किसी भी देश के ऊपर एक भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाला। ईथन आगे प्रेसिडेंट से कहता है कि या तो एंटिटी सारे देशों को तबाह कर देगी या तो आप न्यूक्लियर वॉर शुरू कर देगी, और दोनों ही केसेस में जीत एंटिटी की होगी। जिस पर शुरुआत में अमेरिका कहती है कि तुम एंटिटी से रिलेटेड सारी जानकारी हमें दे दो, हम एंटिटी को खुद ही रोक लेंगे। जिस पर ईथन साफ साफ उन्हें मना करके कहता है कि एंटिटी को सब कुछ पहले से पता है कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। यहाँ पे सारे के सारे हायर ऑफिसर्स ईथन के खिलाफ होते हैं। तभी सडनली अलर्ट आता है कि इंग्लैंड का भी न्यूक्लियर फैसिलिटी अब कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, जिससे प्रेसिडेंट थोड़ी पैनिक करती है और वो ईथन से लास्ट बार पूछती है कि आखिरकार ये की किस चीज को अनलॉक करती है। मगर ईथन एक बार फिर से उनसे कहता है कि आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए। इससे गुस्सा होकर प्रेसिडेंट सबके सामने ईथन को जेल लेके जाने के लिए कह देती है। तब वहाँ पे मौजूद ऑफिसर्स ईथन को चुपके से एक हेलीकॉप्टर के पास लेके आते हैं और ईथन के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले वो ऑफिसर्स उन्हें एंटिटी की और प्रेसिडेंट का एक पर्सनल लिखा हुआ नोट देते हैं। जिसके बाद उस हेलीकॉप्टर के सहारे ईथन पहुंच जाता है एक बड़े से वॉरशिप या कहें हेली कैरियर में, और वहाँ वो ऑफिसर नीली से मिलके उसे प्रेसिडेंट का दिया हुआ नोट दिखाता है। जिसे देखने के बाद ऑफिसर नीली प्रेसिडेंट का मैसेज समझ जाती है और वो पूरी तरीके से ईथन की मदद करने में लग जाती है। जिस पर ईथन कहता है कि मुझे रशियन बॉर्डर से लगे हुए हमारे किसी सबमरीन पे जाना है, मुझे किसी भी तरीके से उस सबमरीन में जाके रशियन बॉर्डर के पास रह के मेरी टीम से मिलने वाली रशियन सबमरीन सेवास्टोपोल की एग्जैक्ट लोकेशन को कैच करनी है। इधर
इधर बाकी लोगों को बेंजी बता रहा था कि 2012 में सेवास्टोपोल डूबा था। इसके साथ ही उसकी की ऊपर मछुआरों को मिली थी। बेंजी आगे सबको प्लान बताता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो कि पानी के अंदर होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं को ट्रैक करते रहते हैं, जिस वजह से उन्हें सबसे क्लोज वाले स्टेशन तक पहुँच के सेवास्टोपोल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकाल के रेडियो के थ्रू ईथन तक पहुँचाना होगा। जिसके बाद ईथन को जैसे ही कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे वो फौरन नीचे जाके सबमरीन से एंटिटी का सोर्स कोड ऊपर ले आएगा, जहाँ पे ऊपर हम उसका वेट करते रहेंगे। इधर नीली ईथन को गुड न्यूज देती है कि पास में ही हमारे पास एक सबमरीन है जो कि रशियन बॉर्डर से काफी लगा हुआ है, साथ ही मैं तुम्हें वहाँ पे 2 घंटों में पहुँचा सकती हूँ, मगर उस तक पहुँचना काफी चैलेंजिंग टास्क है। तुम्हें खाली 30 सेकंड्स मिलेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए। इधर प्रेसिडेंट के ईथन को जाने देने वाली बात से सारे हायर ऑफिशियल्स काफी नाराज होते हैं, मगर एरिका को अपने डिसीजन पे कोई भी शक नहीं होता क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानते थे कि ईथन क्या क्या काम कर सकता है। इधर बेंजी और उसकी ग्रुप सबसे क्लोज वाले स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। इन लोगों के पास टाइम कम था, जिस वजह से जब बेंजी फालतू की बातें कर रहा था तब ग्रेस सीधे विलियम से पूछ लेती है कि हमें किसी भी तरीके से सेवास्टोपोल की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है, जिस पर विलियम कहता है कि मैंने 2012 में पहले ही रिपोर्ट किया था, मगर मेरी बातों को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ रशियन सोल्जर्स पहले से मौजूद थे और वो भी यहाँ पे सेवास्टोपोल की ही लोकेशन जानने के लिए आए हुए थे। और फिर क्या था, वो रशियन सोल्जर्स बेंजी और उसके पूरे टीम को हॉस्टेज बना लेते हैं। इधर ईथन जिस हेलीकॉप्टर से सबमरीन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था वो हेलीकॉप्टर अब रशियन वॉरशिप की नजर में आ चुकी थी और इससे पहले कि रशियंस का इन पे अटैक होता हमारे ईथन भैया हेलीकॉप्टर से पानी में छलांग लगा देते हैं। जिसके बाद ईथन ठंडे पानी में ही तैर रहा होता है, तभी वहाँ पे नीचे से सबमरीन में कुछ ऑफिसर्स आते हैं और ईथन को बेहोश करके उस सबमरीन के अंदर लेके चले जाते हैं। इधर देखते ही देखते चाइना का भी न्यूक्लियर वेपन्स अब कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। इधर सबमरीन के अंदर ईथन कैप्टन से मिलके फौरन उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। ईथन का प्लान होता है कि उसके टीम के द्वारा जो सिग्नल्स भेजे जा रहे हैं उसे कैच करने के लिए इस सबमरीन को कुछ देर के लिए पानी की सतह पे जाना होगा और वो कोऑर्डिनेट जैसे ही हमारे हाथ लगेंगे आप लोगों को मुझे उस कोऑर्डिनेट तक पहुंचाना होगा। जिसके बाद कैप्टन ईथन को आसपास मौजूद सारे रशियन सबमरीन के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद ईथन को एक ऐसा स्पेशल सूट दिखाया जाता है जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर एरिया में भी डाइव करके वो डूबे हुए सबमरीन तक पहुंच सकता है। हालांकि ये सूट बना हुआ था हाई प्रेशर को झेलने के लिए, मगर इतना प्रेशर एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिस वजह से ईथन का अंडर वाटर जाने से पहले ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। इधर विलियम बेंजी और उन रशियन सोल्जर्स को समझा रहा होता है कि उसके पास कोई भी पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, उसे पहले ही गवर्नमेंट वहाँ से लेके जा चुकी है। हालांकि कुछ बैकअप मौजूद तो है, लेकिन वो मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में है जिसका रीडर यहाँ पे मेरे पास नहीं है। मगर वो रशियन सोल्जर्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो विलियम को काफी फोर्स कर रहा था वो किसी भी तरीके से उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करे और सेवास्टोपोल की लोकेशन जल्द से जल्द इनके सामने रखे। जिसके बाद विलियम बेंजी को बताता है कि जब 2013 में वो लोग सारे के सारे डेटा को यहाँ से लेकर गए थे, मगर मुझे 2012 में डूबे हुए सेवास्टोपोल के बारे में पता है। मुझे उसे समय लग गया था कि ये कहीं न कहीं खास है और यही रीजन है कि विलियम को सेवास्टोपोल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स याद हैं। जिसके बाद विलियम एक स्टिकी नोट में लिख के सेवास्टोपोल के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बेंजी के हवाले कर देता है। जिसके बाद विलियम एक प्लान बनाता है जिसमें वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम नीचे जाके कुत्तों को खाना दे दो और इसी मौके का फायदा उठा के ग्रेस भी विलियम की वाइफ के साथ कुत्तों को खाना देने के लिए चली जाती है। जिसके बाद ग्रेस और विलियम की वाइफ सही मौका देख के उस रशियन सोल्जर पे अटैक कर देते हैं। इसी बीच उस सोल्जर के गन की आवाज सुन के घर के अंदर मौजूद सोल्जर्स भी इन पे फायर करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद उस घर के अंदर एक इंटेंस फाइट देखने को मिलती है, जिस फाइट के दौरान उस घर में आग लग जाती है। उस गन फाइट के दौरान बेंजी विलियम से कहता है कि तुम्हें ऊपर जाके रेडियो से फौरन इन कोऑर्डिनेट्स को ब्रॉडकास्ट करना होगा और विलियम ठीक ऐसा ही करने लगता है और वो कोऑर्डिनेट्स अब ईथन और उसके ग्रुप तक भी पहुंच चुके थे और उस सबमरीन के अंदर ईथन अपने फुल पोटेंशियल के साथ अंडर वाटर डाइव के पहले की तैयारी कर रहा था। तभी उस सबमरीन में मौजूद सोल्जर अचानक से ईथन पे अटैक कर देता है और उस सोल्जर की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो एंटिटी के लिए काम कर रहा था। इससे पहले कि वो सोल्जर ईथन को मार देता, पीछे से आके एक और सोल्जर ने उस सोल्जर को मार दिया। इधर ग्रेस और डीना कुत्तों के सहारे दिए हुए कोऑर्डिनेट तक आगे बढ़ चुके थे। इधर सबमरीन के अंदर कैप्टन ईथन को वो कोऑर्डिनेट्स दिखाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट तो असल में दुनिया के दूसरे छोर पे है। तब ईथन अपना दिमाग लगा के उस कोऑर्डिनेट्स को उल्टा करता है और तब जाके उन्हें अपने आसपास की एक लोकेशन मिल जाती है। मगर यहाँ पे इनके बहुत ही ज्यादा करीब एक रशियन सबमरीन भी चल रहा था। जिसके बाद वहाँ पे बिना कोई देरी करते हुए कैप्टन और उसके बाकी सोल्जर्स ईथन को सूट पहना के तैयार करते हैं और उसे फौरन डाइव करवा देते हैं। जिसके बाद ईथन सबको थैंक यू बोल के सबमरीन से बाहर आ जाता है। ईथन बाहर निकलते ही रशियंस का एक सबमरीन देखता है। इसके साथ ही वो सबमरीन के प्रोपेलर से बाल बाल मरते हुए बचता है। जिसके बाद वो अपने दिए हुए कोऑर्डिनेट्स की मदद से सेवास्टोपोल तक पहुंच जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही सेवास्टोपोल के अंदर जाता है वो सबमरीन धीरे धीरे लुढ़कने लग जाती
करती है और इससे पहले कि सेवास्टोपोल लुढ़कते हुए समुद्र की और भी गहराई में चले जाए, ईथन काफी तेजी से एंटिटी के सोर्स कोड की खोज में लग जाता है। तो काफी मशक्कत करने के बाद ईथन फाइनली एंटिटी के चैम्बर को ढूंढ लेता है। तो जिसके बाद उसकी का यूज करते हुए ईथन ने उस सोर्स कोड को निकाल लिया और वो सोर्स कोड असल में एक डिवाइस होती है। और वो उस डिवाइस को लेकर जैसे ही चैम्बर के बाहर आता है, वो देखता है कि पूरे सबमरीन के अंदर काफी ज्यादा पानी भर चुका है। तब ईथन डिसाइड करता है कि वो टॉर्पीडो ओपनिंग से इस सबमरीन से बाहर निकल जाएगा। और ये टॉर्पीडो ओपनिंग से निकलने वाला सीन इतना ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक था कि मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल फाइनल डेस्टिनेशन देखते हुए नहीं लगा जितना ईथन को टॉर्पीडो ओपनिंग से निकलते हुए देखने में लगा। तो ईथन जैसे ही टॉर्पीडो ओपनिंग से निकलता है, सेवास्टोपोल और भी तेजी से समुद्र की गहराइयों में डूबने लगता है। इस बीच ईथन का सूट सेवास्टोपोल में अटक जाता है और वो भी गहराइयों में खींचा चला जा रहा होता है। तब वो डिसाइड करता है कि वो अपना सूट निकाल देगा और बिना किसी सूट और ऑक्सीजन की मदद से वो ऊपर तक तैर के जाएगा। ईथन पूरी रफ्तार के साथ सरफेस पे आने की कोशिश कर रहा था, मगर एक सांस में इतना ऊपर आ पाना किसी भी नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं थी। और ऊपर से पानी भी इतना ज्यादा ठंडा था जिस वजह से ईथन अब धीरे धीरे दम तोड़ने लगा था। वो तो भला ग्रेस का, जो कि ईथन को पानी से बाहर निकाल के फौरन उसे डिकम्प्रेशन चेंबर के अंदर डाल देती है और उसे बचा लेती है। और देखते देखते ईथन को भी होश आ चुका था, जिसे देख के ग्रेस काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि अब ईथन को भी होश आ गया था और अब सोर्स कोड भी इनके पास था। इधर प्लेन में ईथन विलियम को देख के कहता है कि हम लोग साथ पहले मिलते मिलते ही रह गए थे, जिससे विलियम समझ जाता है कि बहुत साल पहले ईथन ने ही उसके कोड को चुराया था। जिसके लिए ईथन ने विलियम से माफी मांगी कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जब से IMF से निकाला गया है, मैं अपनी लाइफ अपनी वाइफ के साथ और भी अच्छे तरीके से जी पा रहा हूँ। इधर बेंजी सबको बताता है कि एंटिटी ने दुनिया के लगभग आधे से भी ज्यादा न्यूक्लियर बेसिस पे अपना दबदबा बना लिया है, लेकिन वो तब तक दुनिया पे अटैक नहीं करेगी जब तक वो अपने आप को सेफ ना कर ले। जिस पर ईथन सबसे कहता है कि एंटिटी ने मुझे बताया था कि वो अपने आप को अफ्रीका में मौजूद डूम्सडे वॉल्ट में सेफ रखेगी, जो कि साइज में इतना मैसिव है। साथ ही साथ वो दुनिया के खत्म होने के बाद भी कई सालों तक अपने आप को सोलर पावर से चला सकता है। और यही रीजन है कि एंटिटी दुनिया के खत्म होने पर यही रह के अपने आप को सेव करना चाहती है। इससे एक बात तो क्लियर थी कि एंटिटी जब तक उस डेटा सेंटर तक नहीं पहुंचती, वो कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर नहीं करेगी। जिसके बाद बेंजी सब लोगों को प्लान समझाते हुए कहता है कि लूथर के बनाए हुए उस डिवाइस की मदद से हम टेम्परेरी ही सही एंटिटी को रोक सकते हैं। मगर यहाँ पे कैच ये था कि लूथर का बनाया हुआ वो पॉइजन पिल अब गैब्रियल के हाथों में था, जिससे इन लोगों को तो पूरा शक हो जाता है कि गैब्रियल डूम्सडे वॉल्ट के अंदर हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। तो इनका प्लान है कि वहाँ पे जाके वो लोग पॉइजन पिल और सोर्स कोड को कनेक्ट कर देंगे, जिससे एंटिटी को ऐसा लगेगा कि वो वॉल्ट पे पहुंच चुकी है। हम उसे एक मैसिव फ्लैश ड्राइव में कैद कर लेंगे। और बेंजी जैसे उस फ्लैश ड्राइव को सबके सामने दिखाता है, विलियम उस टेक्नोलॉजी को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो फ्लैश ड्राइव कोई नॉर्मल फ्लैश ड्राइव नहीं थी, क्योंकि वो हाईटेक 5D ऑप्टिकल ड्राइव था, जो कि दुनिया में लूथर के अलावा और कोई भी नहीं बना सकता था। लेकिन इनके प्लान में सबसे बड़ा खतरा ये था कि एंटिटी जैसे ही अपने आप को वॉल्ट के अंदर महसूस करेगी, वो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर मिसाइल्स छोड़ देगी, जिस वजह से एंटिटी के ट्रांसफर में जो 1 मिलीसेकंड का टाइम इन्हें मिलेगा, इसी में ही इन पेन ड्राइव सर्वर से अलग करनी होगी। तब सब लोगों को लग रहा था कि ये प्लान बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि 1 मिलीसेकंड आखिर होते ही कितने हैं। मगर ईथन सबको किसी तरीके से समझाता है और वो ग्रेस से कहता है, सर्वर से फ्लैश ड्राइव निकालने वाला काम तुम करोगी, क्योंकि तुम इन चीजों में एक्सपर्ट हो और तुम्हारी टाइमिंग लाजवाब है। दूसरी तरफ रशियन न्यूक्लियर बेस भी अब पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका था और ये देख के हायर ऑफिशियल्स पूरी तरीके से अब बौखला चुके थे, जिस वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट को सलाह दिया कि इन्हें खुद से ही दुनिया भर के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अपने न्यूक्लियर वेपन से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। जिस पर प्रेसिडेंट का कहना होता है कि इस मिशन में काफी ज्यादा जोखिम है, इसके साथ साथ काफी ज्यादा लोगों की जाने जाएगी। तब जनरल बताता है कि हमें दुनिया के 8 बड़े बड़े देशों की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जाने भी जाएगी। और जिसके बाद ये दुनिया हम पे तरह तरह के सवाल भी उठाएगी और यही रीजन है कि हमें अपने भी कुछ शहरों में न्यूक करना होगा। दूसरी तरफ ईथन अपनी टीम के साथ डूम्सडे वॉल्ट तक पहुंच जाता है। वहाँ पे गैब्रियल पहले से ही ईथन और उसकी टीम का इंतजार कर रहा था और गैब्रियल ने यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन के लिए प्लानिंग जमा रखी थी। अगर उसे एंटिटी मिल जाती है तो यहाँ से वो चुपचाप निकल जाएगा, और अगर एंटिटी इसके हाथ नहीं लगती तो उस वॉल्ट में उसने बहुत ही बड़ा बॉम्ब भी ट्रिगर कर रखा था। जिस पर ईथन का कहना होता है कि एंटिटी खाली यही जगह पे सीमित नहीं है, वो पूरे इंटरनेट पर फैली हुई है। मगर तभी वहाँ पे जैस्पर आ जाता है और वो गैब्रियल के ऊपर गन तान देता है और देखते देखते पूरी की पूरी IMF की टीम यूजीन के साथ पहुंच जाती है। और अब यूजीन को ईथन से वो सोर्स कोड भी मिल चुका था, मगर उन लोगों को अभी भी नहीं मालूम था कि उसे यूज कैसे करना है। तभी यूजीन अमेरिका की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने वाली बात को ईथन को बताता है। तभी हम देखते हैं कि गैब्रियल की बैकअप यूनिट वहाँ पे पहुंच जाती है और वो सारे सोल्जर्स पे अटैक करने लगती है, जिसके बाद मौका देख के गैब्रियल वहाँ से भागने लगता है। और इधर बॉम्ब को भी फटने में अब केवल 16 मिनट्स का ही टाइम बचा हुआ था। इसके साथ साथ पॉइजन पिल अभी भी गैब्रियल के हाथों में था, जिस वजह
वजह से बेंजी फौरन ईथन को कहता है कि तुम गैब्रियल के पीछे जाके सोर्स कोड को फौरन पॉइजन पिल से कनेक्ट करो। जिसके बाद ईथन चला जाता है गैब्रियल को पकड़ने के लिए और वहाँ से बाहर निकलते ही ईथन देखता है कि गैब्रियल तो प्लेन के सहारे भाग रहा है। काफी तेजी से दौड़ने के बाद भी ईथन गैब्रियल को नहीं पकड़ पाता और तभी ईथन नोटिस करता है कि गैब्रियल के साथ एक प्लेन लेके ईथन के काफी करीब से गुजरता है और बस ये मौका काफी था ईथन को उस प्लेन में लटकने के लिए। जिसके बाद एक तगड़े एरोनॉटिकल सीक्वेंस के बाद ईथन किसी तरीके से उस बंदे को मार के उसके प्लेन पे कब्जा कर लेता है। इधर ईथन की टीम दो भागों में बट के अलग अलग कामों को अंजाम दे रही होती है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि बेंजी को अपने चेस्ट पे गोली लगी थी जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। बेंजी आके ग्रेस से कहता है कि इस डिवाइस में जैसे ग्रीन लाइट जलेगी तुम्हें फौरन वो सर्वर से फ्लैश ड्राइव निकाल देनी है। इधर एरिका और उसकी टीम ने पूरी तरीके से फैसला ले लिया था कि वो सारे देशों के न्यूक्लियर लॉन्च पैड्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिसके बाद प्रेसिडेंट न्यूक के बटन को दबाने के लिए आगे जैसे ही बढ़ती है प्रेसिडेंट की हिम्मत जवाब दे देती है और वो उस बटन को नहीं दबाती। वहाँ पे मौजूद सब लोगों को ये डिसीजन काफी गलत लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे मौजूद एक ऑफिसर एरिका पे अटैक करने ही जैसे ही जाता है जिससे वहाँ पे गोली जनरल को लग जाती है और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देते हैं। और अब देखते देखते अमेरिका का भी न्यूक्लियर बेस कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंटिटी ने दुनिया भर के मिसाइल्स को एक एक करके रेडी करना शुरू कर दिया। इधर ईथन हवा में लटकता हुआ गैब्रियल के प्लेन के नीचे लटक जाता है। जिसके बाद ईथन और गैब्रियल के बीच हमें एक तगड़ा बैटल दिखाया जाता है। इधर अब दोनों के दोनों प्लेन से लटके हुए थे। तभी गैब्रियल कहता है कि मेरे पास तो पैराशूट है, मैं तो आसानी से बच जाऊंगा। जिसके बाद वो जैसे ही कूदता है सीधे उसका सर प्लेन के विंग से जा लगता है और तुरंत वहीं पे गैब्रियल की जान चली जाती है। जिसके बाद ईथन प्लेन पे रखा हुआ दूसरा पैराशूट लेके उस प्लेन से छलांग लगा देता है और नीचे गिरते हुए हवा में ही ईथन ने पॉइजन पिल और सोर्स कोड को एक कर दिया। इससे सर्वर में लगे हुए उस डिवाइस में ग्रीन लाइट होते ही ग्रेस ने उस फ्लैश ड्राइव को फौरन निकाल लिया जिससे पूरा वर्ल्ड वाइड एक ब्लैकआउट इनिशिएट हो जाता है जिससे सारे देशों के न्यूक्लियर वेपन लॉन्च रुक जाते हैं और एक बार फिर से ईथन और उसकी टीम ने पूरी की पूरी दुनिया को बचा लिया। और ये बात जैसे एरिका तक पहुंचती है एरिका काफी ज्यादा खुश होती है और एरिका के रिएक्शन से सारे हायर ऑफिशियल्स समझ जाते हैं कि ईथन और उसकी टीम ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से बचा लिया। और तब तक ईथन भी इधर पैराशूट की मदद से नीचे आ चुका था और नीचे आते ही ईथन ने नोटिस किया कि लूथर ने पॉइजन पिल के अंदर ईथन के लिए एक छोटा सा अपना मैसेज छोड़ा हुआ था। तो उस मैसेज में लूथर ईथन से कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम इस दुनिया को एक बार फिर से बचा लोगे। जिसके बाद पॉइजन पिल और वो सोर्स कोड सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर नीली और कैप्टन ब्रैड को भी ये न्यूज पता चलती है। इधर ईथन ने सोर्स कोड और पॉइजन पिल को यूजीन के हवाले कर दिया जो कि अब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिस पर ईथन कहता है कि अब जो भी बचा है यही है। जिसके बाद हम वहीं पे देखते हैं कि जैस्पर को भी अब ईथन पे पूरी तरीके से भरोसा हो चुका है। इसके बाद एंडिंग में हम कुछ दिनों बाद ईथन को लंदन में अपनी टीम के साथ वापस मिलता हुआ देखते हैं जहाँ पे ग्रेस ईथन से जैसे मिलती है ईथन को एंटिटी वाली फ्लैश ड्राइव दे देती है और जिसके बाद यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो गाइस एज यूजुअल मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस और भी बना के रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो साइड वाला बेल आइकन भी दबा देना जिससे मेरे वीडियोस को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेंगी आप तक। सो गाइस दिस इज निखिल यादव एंड साइनिंग ऑफ।